अगर आपने इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में आपको 15 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं गणित के पेपर में 5-5 नंबर में। आज हम इस क्लास में 5 नंबर वाले उन वायरल प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे जो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में आपको 100% रखे हुए मिलेंगे। इन प्रश्नों को मैं अनसॉल्व्ड पेपर से बहुत ही अच्छी तरह से छांट के चुन के लाया हूं, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल 5 नंबर में आते हैं और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित का पेपर बने और गणित के पेपर में ये प्रश्न 5-5 नंबर में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिए, ठीक है, अगर आपने इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में आपको 15 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं गणित के पेपर में 5-5 नंबर में। और ये क्लास यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए है। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो और वास्तव में यूपी बोर्ड 2027 की परीक्षा में गणित में 15 नंबर पक्की करना चाहते हो तो ये क्लास और ये प्रश्न आपके लिए हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। यदि फलन जो यहां पर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स, एक्स बराबर 1 पर एक सतत फलन है। इसने कहा है यहां पर जो फलन है फंक्शन यानी एफ एक्स, एक्स बराबर 1 पर सतत फलन है, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फलन को नोट करेंगे तो लिखेंगे दिया गया फलन, या हम कहें दिया है, बात एक ही है। तो इस फंक्शन को नोट कर लेते हैं, एफ एक्स अच्छी तरह से नोट करेंगे, 3ax, ठीक है, प्लस बी, 3ax प्लस बी। यदि अब यहां पर यह शर्त दी हुई है x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन प्लस 1, ठीक है। अब इस दूसरे फलन को नोट करेंगे। इस प्रश्न में 3 फलन है, मैंने कहा इस फलन में 3 फलन है, 1 2 3, ओके। तो दूसरे फलन को नोट करेंगे 11, ठीक है। यदि, और मेरी शर्त क्या है, x बराबर प्लस का 1, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम इसको नोट करेंगे, ठीक है भाई। इस शर्त को नोट करेंगे, x इज लेस देन प्लस 1, क्लियर। अब इसने जो कहा है, जो दिया है, उसे नोट करेंगे। सबसे पहले मैंने फलन को नोट किया। अब इसने कहा है कि x बराबर 1 पर ये जो फलन है एफ एक्स सतत फलन है, तो हम लिखेंगे तथा दिया है x बराबर 1 पर, ठीक है, फलन, ठीक है, एफ एक्स, फलन एफ एक्स सतत फलन, सतत फलन है। मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह पता होना चाहिए कि सतत फलन कब होता है, जब तीनों पक्ष बराबर होते हैं। फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, ठीक है। कौन कौन से, मैं लिख देता हूं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। जब तीनों पक्ष बराबर होते हैं तो जो फंक्शन होता है, जो फलन होता है, ठीक, क्या होता है, शांततः होता है, या हम कहें सतत होता है, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम फलन का मान निकालेंगे, ठीक है, किस पर, x बराबर 1 पर, तो लिखेंगे x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर। सबसे पहले फलन का मान निकालेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इस फलन में हम x का मान रखेंगे 1। अब किस फलन में रखेंगे, 3 फलन हैं, 1 2 3, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। किस फलन में रखेंगे, हम देखेंगे कि x बराबर 1 किस शर्त में है, इस शर्त में, इस शर्त में या इस शर्त में, इस शर्त में है x बराबर 1, तो इस शर्त के सामने वाला फलन यानी फंक्शन कौन सा है, ये है, ठीक है।
तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे 1 यानी 1 बराबर यहाँ पर कितना 11 यानी 11। अब यहाँ पर x नहीं है तो x का मान हम पुट नहीं कर सकते यानी नहीं रख सकते, तो इसे हम डालेंगे समीकरण 1। अब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, ठीक है, किस पर, x बराबर 1 पर। तो इस फलन में हम x का मान रखेंगे। जब हम राइट हैंड लिमिट का मान निकालते हैं, इसके लिए मान ज्ञात करते हैं, तो हम प्लस का चिन्ह लेते हैं यानी लगाते हैं, ये फिक्स होता है, ठीक है, 0, ये 0 भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0, इसे हम क्या पढ़ते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अभी मैं A to Z जानकारी देने वाला हूं, लिख दूंगा, ठीक है, f1 प्लस h, ये लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, ठीक है, और h का मान कितना होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, 1 और 0 के बीच का मान होता है, क्लियर। इससे हम क्या पढ़ते हैं, मैं लिख देता हूं, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। यह है x का मान, कहने का मतलब यह है कि जो फलन में चर राशि होती है उसका मान होता है, फलन में चर राशि क्या है, x, तो ये x का मान है 1 प्लस h। अब ये x का मान कौन सी शर्त में फंसेगा, इस वाली शर्त में या इस वाली शर्त में या इस वाली शर्त में, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं। यहाँ पर, ठीक है, 2 पद है, ब्रैकेट के अंदर 2 पद है, अचर पद 1, इसको हम एक तरफ लिखेंगे। यह रफ कार्य मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हर एक पॉइंट पर कमांड बन जाए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये 1 लिखा, यह है ट्रिक, हम देखेंगे कि ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, ठीक है, रफ कार्य, ठीक है, ये मैं रफ कार्य इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप लोग ये पेपर में मत लिखना, ओके, ट्रिक से, क्लियर। 1 है तो 1 लिखेंगे यानी अचर पद लिखेंगे। अब ये पूरा x का मान है, 1 में h जुड़ रहा है यानी 1 में h जुड़ रहा है, और h का मान कितना होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, 0 और 1 के बीच का मान होता है। तो ये x का मान 1 से तो बड़ा है, कहने का मतलब यह है कि x बड़ा है 1 के छोटा है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन प्लस का 1, ठीक है, x इज ग्रेटर देन प्लस 1। अब इस शर्त से, इस मान से, या हम कहें शर्त से, ये शर्त बनाई है, ये वाली शर्त बनाई है, यानी x के मान से ये शर्त बनाई है। तो ये शर्त कौन सी शर्त में फंसेगी, इस शर्त में, इस शर्त में, इस शर्त में, यानी x बड़ा है 1 छोटा है, ठीक है, x बड़ा है 1 छोटा है, और यहाँ पर क्या है, x छोटा है 1 बड़ा, और यहाँ पर क्या है, x बड़ा है 1 छोटा, x बड़ा है 1 छोटा, तो ये शर्त, ठीक है, इस शर्त में फंसेगी। कहने का मतलब यह है कि ये x का मान इस शर्त में फंसेगा, x का, ठीक है। तो इसके सामने वाला फलन क्या है, ये है। इस फलन में हम x का मान रखेंगे ये 1 प्लस h, ठीक है, तो रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 3a, x के स्थान पर ये x का मान रखेंगे प्लस b, ओके। अब हम लिमिट का मान रखेंगे यानी h का मान रखेंगे, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट f1 प्लस 0, राइट हैंड लिमिट f1 प्लस 0 बराबर मेरा, ठीक है, 3a प्लस b। इसे हम डालेंगे समीकरण 1, हम डाल चुके हैं समीकरण 2। अब हम किसका मान निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। इसको मैं रफ करता हूं, यह है रफ कार्य, ठीक है, ये आप लोग पेपर में मत लिखना। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे, किस पर निकालेंगे, x बराबर 1 यानी 1 पर निकालेंगे। f, इस फलन में x का मान रखेंगे 1। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मान ज्ञात करते हैं, इसका मान इसके लिए निकालते हैं, तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, ये फिक्स होता है, ठीक है, 0, ये 0 भी फिक्स होता है, लिमिट का मान होता है, आगे चल के h बन जाता है, बराबर लिमिट h टेंस टू 0,
ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी मैंने आपको A to Z जानकारी दी है, ठीक है। f1 माइनस h, अब ये x का मान है, ये x का मान किस शर्त में फंसेगा, इस शर्त में, इस शर्त में या इस शर्त में। तो इसके लिए अभी मैंने आपको ट्रिक बताई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहां पर 1 है, 1, ठीक है। अब 1 से h घट रहा है और h का मान कितना होता है, 0 पॉइंट कुछ होता है, 0 और 1 के बीच का मान होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो मान है x का, ये 1 से यानी 1 से छोटा है, ठीक है, यानी 1 इज ग्रेटर देन x, 1 इज ग्रेटर देन x, या हम कह सकते हैं x इज लेस देन प्लस 1। तो ये शर्त, इस x के मान से ये शर्त बनाई है, ये शर्त कौन सी शर्त में फंसेगी, यानी 1 बड़ा है x छोटा है, ठीक है, 1 बड़ा है, ये शर्त, यानी ये x का मान इस शर्त में फंसेगा, x का मान, इसके सामने वाला फलन ये है, इस फलन में हम x का मान पुट करेंगे यानी रखेंगे 1 माइनस h, तो रख लेते हैं, ठीक है, 5a और x का मान रखेंगे 1 माइनस h, ठीक है, माइनस 2b। अब हम लिमिट का मान रखेंगे h का, तो लिमिट अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट f1 माइनस 0 इक्वल 5a माइनस 2b, इसे हम डालेंगे समीकरण 3। अब हम समीकरण 1, 2 व 3 से लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले हम ये कॉन्सेप्ट लिखेंगे जो इसने दिया है कि x बराबर 1 पर जो फलन है सतत है। तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है x बराबर 1 पर दिया गया फलन f(x) सतत फलन है। और सतत फलन कब होता है, जब तीनों पक्ष बराबर होते हैं, फलन का मान, राइट हैंड लिमिट का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो हम लिखेंगे इसलिए फलन का मान, फलन क्या है, f1 इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल यानी बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इन तीनों का मान हम पुट करेंगे यानी रखेंगे, कहां से, समीकरण 1, 2 व 3 से पुट करेंगे। तो फलन का मान मेरा f1 11 यानी 11 इक्वल, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान रखेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का मान समीकरण 2 से पुट करेंगे 3a प्लस b इक्वल यानी बराबर, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान समीकरण 3 से पुट करेंगे 5a माइनस 3b, ठीक है, 5a माइनस 2b। ये तीनों मान मैंने कहां से, ठीक है, लिए हैं, कहां से रखे हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, ओके। अब हम एक बार इसके साथ ये पक्ष लेंगे और दूसरी बार इसके साथ ये वाला पक्ष लेंगे, उसके बाद मेरे को 2 समीकरण मिलेंगे, उन समीकरणों की सहायता से हम a और b के मान निकालेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको हम इसके साथ लेंगे तो लिख लेते हैं, ठीक है, 3a प्लस b इक्वल 11, इसे हम डालेंगे समीकरण 3, हम डाल चुके हैं समीकरण 4 यानी 4। एक बार हम 11 को इस पक्ष के साथ लेंगे, ठीक है, तो 5a माइनस 2b इक्वल 11, समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 व 5 की सहायता से ए बी के मान निकालेंगे, ठीक है। 11 है, एक बार इसको इसके साथ, ठीक है, 3a प्लस b बराबर 11, एक बार हम इसको इसके साथ लेंगे तो 5a माइनस 2b बराबर 11 यानी 11। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण, इसको हम 2 से गुणा करेंगे
और b को काटेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 4 को 2 से गुणा करके, समीकरण 4 को 2 से गुणा करके समीकरण 4/5 को, ठीक है, प्लस माइनस 5 को जोड़ने पर, अलग अलग चिन्ह है ना तो हम जोड़ेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 4/5 को जोड़ने पर, अगर एक जैसे चिन्ह होते तो हम घटाते, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते यानी बदल जाते। तो यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे गुणा, तो दोनों पक्षों में होगी। ठीक है, वाय पक्ष में दाएं पक्ष में यानी दोनों पक्षों में होगी 6, फिर यहाँ पर 2b, 6a प्लस है तो प्लस 2b बराबर, ठीक है, 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसे नोट करेंगे, माइनस नोट करेंगे, ठीक है, जो लिखा। जोड़ने पर, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं, चेंज नहीं होते हैं, प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाए यानी कट जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 11a यानी 11a, और यहाँ पर ठीक है 33, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो a बराबर मेरा आएगा 3। a का मान हम किसी एक समीकरण में पुट करेंगे, तो हम समीकरण 4 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अब a बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, क्या लिखेंगे, रखने पर, समीकरण 4 को नोट करेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर 9, b बराबर 9 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में जाएगा, प्लस का है माइनस 2 बचेगा। ठीक है, तो a का मान कितना आया 3 और b का मान कितना आया 2। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम अगले प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2, अगर आप लोग कक्षा 12 के स्टूडेंट हो और वास्तव में गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, गणित में टॉपर बनना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा है, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब के द्वारा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में ही आएगा कि हाँ क्लास आ गई है। ठीक है, तो अगर नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। अवकल समीकरण, जो यहाँ पर अवकल समीकरण दिया हुआ है, को हल कीजिए। तो सबसे पहले इस अवकल समीकरण को नोट कर लेते हैं, तो लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, तो नोट करेंगे dy/dx इक्वल यानी बराबर, ठीक है, x/+ और अपान में मेरा रहेगा x/+ और प्लस x। ओके, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यानी हल कर लेते हैं सरल, dy/dx। ओके, dy/dx है तो हम लिखेंगे dy/dx, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम हंस में 2 पद हैं, दोनों पदों से हम y कॉमन लेंगे, कॉमन मिल जाएगा x+1। ठीक है, ये बचेगा, y कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस है तो प्लस, y कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, और बट्टे में इन दोनों पदों से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। ओके, इसको हम लिख सकते हैं डेट इम्प्लाइज dy/dx बराबर y और अपान में इसे नोट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, गुणा x+1 और अपान में x। इसके बट्टे में मैंने इसको लिखा, इसके बट्टे में इसको लिखा। अब हम चरों को सेपरेट करेंगे यानी पृथक करेंगे, अलग अलग, x वाले चर अलग, y वाले चर अलग। तो हम दाईं ओर x वाले चर रखेंगे और बाईं ओर y वाले चर रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको इधर लाएंगे तो हंस हर हो जाएगा, हर हंस हो जाएगा, है ना।
इसे नोट करेंगे। अब डी के साथ क्या है, चर राशि x, तो dx को इधर लाएंगे। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सरल। हंस में दो पद है, प्रत्येक पद के बट्टे में हम बाई लिखेंगे, जो हर में लिखा हुआ है, ठीक है। बाई और अपान में बाई प्लस 1 अपान बाई, और बाहर मेरा डी बाई इक्वल। अब हंस में दो पद है, प्रत्येक पद के बट्टे में हम x लिखेंगे, x अपान x प्लस 1 अपान x, और बाहर मेरा dx। बाई से बाई कट जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 अपान बाई, और बाहर मेरा डी बाई इक्वल 1 प्लस 1 अपान x, बाहर मेरा dx, है ना। अब हम दोनों ओर समाकलन करेंगे, तो दोनों ओर समाकलन का सिंबल लेंगे। समाकलन करने से पहले हम लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, समाकलन करने पर। तो मैंने लिखा दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है। तो इधर हम समाकलन का सिंबल लेंगे, इधर लेंगे समाकलन का सिंबल, बाई बट्टे में बाई, और बाहर मेरा डी बाई बराबर समाकलन का सिंबल, और 1 प्लस 1 अपान एक्स, और बाहर मेरा डी एक्स। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं। इधर बाई के सापेक्ष हम प्रत्येक पद का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे, और इधर हम x के सापेक्ष दोनों पदों का, इस ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, ठीक है, यानी 2 पद हैं। तो यहाँ पर दोनों पदों का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x के सापेक्ष। तो दोनों पदों को हम इधर सेपरेट करेंगे अलग अलग, और इधर भी सेपरेट करेंगे यानी अलग अलग करेंगे। तो समाकलन का सिंबल 1 इंटू डी बाई, प्लस है तो प्लस, समाकलन का सिंबल 1 अपान बाई, और इंटू में डी बाई, ठीक है भाई। इधर भी सेपरेट करेंगे अलग अलग, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं, इस ब्रैकेट के अंदर दो पद हैं। अब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। 1 क्या है, अचर राशि। अचर राशि का समाकलन क्या होता है, जो डी के साथ में चर राशि होती है वो हम दे देते हैं, तो बाई प्लस। अब यहाँ पर इसका समाकलन हम करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, जिसकी सहायता से करेंगे। तो सूत्र मैं लिख देता हूँ, 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल लॉग और मापांक में x प्लस c, समाकलन अचर यानी c, समाकलन नियतांक आप हम कहें, ठीक है। तो इस सूत्र की सहायता से करेंगे, तो इस सूत्र की सहायता से हम y के सापेक्ष समाकलन करेंगे, तो लॉग, ठीक है, मापांक में y बराबर, इसका समाकलन x प्लस है तो प्लस, और इसका समाकलन, ये सेम टू सेम सूत्र है, ठीक है, प्लस c, समाकलन नियतांक क्या हम कहें, समाकलन अचर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को इधर खींच के लाएंगे, ये दोनों पद प्लस के हैं माइनस में आएंगे, ठीक है। हम माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगी, माइनस का है प्लस का हो जाएगी। तो इन दोनों पदों को पहले लिख लेते हैं, ये दोनों पद प्लस के हैं माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। माइनस को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, x को पहले लिखेंगे फिर y को, अब ऐसे लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे, माइनस का c, माइनस को दूसरी तरफ खींच के ले जाएंगे। इसके स्थान पर हम एक सूत्र अप्लाई करेंगे, सूत्र मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको बिंदास तरह से समझ में आने वाला है, ठीक है। लॉग m अपान n, लॉग m अपान n इक्वल लॉग m माइनस लॉग n। तो इसकी शकल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे, तो लॉग मापांक x, ठीक है, और बट्टे में मापांक y, इस c को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में आएगा बराबर 0। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे।
प्रश्न नंबर 3, दिया है अवकल समीकरण, जो यहाँ पर अवकल समीकरण है को हल कीजिए। तो सबसे पहले इस अवकल समीकरण को नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया है। अब इसे नोट करेंगे, ब्रैकेट में e की पावर x प्लस, ठीक है, e की पावर माइनस x और बाहर मेरा dy माइनस ब्रैकेट में e की पावर x माइनस, ठीक है, माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर में माइनस x और बाहर मेरा dx बराबर 0। इसको हम इधर लाएंगे तो ये पद माइनस का है, प्लस में जाएगा। ठीक है, अब हम चरों को सेपरेट करेंगे, x वाले चर अलग, y वाले चर अलग, dy बराबर, ठीक है, इसको हम इधर लाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा में है, बट्टे में जाएगा। ठीक है, मैंने चरों को सेपरेट यानी अलग कर लिया। अब हम समाकलन करेंगे तो लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर, ठीक है, तो दोनों ओर समाकलन का सिंबल ले लेते हैं और इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी बाई बराबर समाकलन का सिंबल, इसे नोट करेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और पान में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और बाहर मेरा, ठीक है, dx। बन है अचर राशि, अचर राशि का हम समाकलन करेंगे तो जो d के साथ चर राशि होती है वो हम दे देते हैं, तो y बराबर, ठीक है, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 गुणा y, अचर राशि को हम वो चर राशि दे देते हैं जो d के साथ होती है। इसका समाकलन हम करेंगे, एक सूत्र होता है जिसकी सहायता से, तो सूत्र मैं लिख देता हूँ, f सिंगल डैश x और पान में f(x) dx इक्वल, ठीक है, लॉग और मापांक में f(x) प्लस c, इस सूत्र की सहायता से करेंगे। f(x) इस चर राशि का अपकलन उपस्थित है, f सिंगल डैश x, f सिंगल डैश x क्या है, f(x) का अपकलन है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो जिस चर राशि का अपकलन उपस्थित होता है उस चर राशि को हम मापांक के अंदर यानी मॉडुलस के अंदर लिखते हैं, छापते हैं। तो यहाँ पर इस चर राशि का अपकलन ऊपर उपस्थित है, e की पावर x माइनस e की पावर x, ठीक है, तो इसको हम मापांक के अंदर लिखेंगे, लॉग और मापांक के अंदर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस c। फाइनली इसका समाकलन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर y इक्वल लॉग और मॉडुलस में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में इनसे भी धांसू प्रश्न लाएंगे जो बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं।